अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं इस वक्त A2 का स्टूडेंट हूँ। काफ़ी अरसे से मेरा प्लान था कि मेरे पास जो स्किल या फिर जो नोट्स या फिर जो कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं वो मैं ट्रांसमिट कर दूँ। होल पर्पज़ मेरा जो है वो है कि एजुकेशन को ईज़ियर साइड पे लेके जाऊँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे ज़्यादा मेरा एक अहम गोल है और मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी स्टार्ट मेरा होगा केमिस्ट्री से, फॉलोड बाय मैथ्स और फिज़िक्स। इसके बाद ओ लेवल्स का अलग से स्टार्ट करने का मेरा इरादा है। सो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक कवर करवाऊँ, जिसके अंदर वीडियो मतलब यानी कॉन्सेप्ट्स होंगे, साथ उसके नोट्स होंगे, और उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर मैं खाली इसके क्या कहते हैं पास्ट पेपर्स या टॉपिकल्स में कवर करवाऊँगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाहिद ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का ए लेवल्स में या एएस के अंदर जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की नहीं ज़रूरत, आपको एक लिखी हुई एक तरतीब से लिखी हुई चीज़ें चाहिए नोट्स फॉर्म के अंदर, जहाँ पे आपने बस रिवाइज़ करना है, क्रैम करना है और एज सच उस कॉन्सेप्ट को या फिर उस क्रैम्ड वर्ड्स को आपने पेपर के अंदर लिख के आना है। अब मेरा इरादा ये है कि मैं सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ हम क्या क्या चीज़ें कवर करने लगे हैं। कवर हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट वीडियो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक डाउन किस हिसाब से मैं करने लगा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद मैं फ़िज़िकल और फिर इनऑर्गेनिक में कंप्लीट अलग अलग वीडियोज़ के अंदर कर दूँगा। उसकी भी इसी तरह पास्ट पेपर और टॉपिकल्स हो जाएंगे। मतलब आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया P1 में आए, चाहे वो P2 में आए, चाहे वो P3 में आए, आप लोग उसको हैंडल करना जानते होंगे। क्योंकि कुछ आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं आना, हर चीज़ आपको नोट्स के अंदर से ही आनी है। जैसे होता है ना कि सर जैन कराते थे हमें मैथ्स के अंदर कि आपको नोट्स के अंदर से ही वो वर्किंग कराई होती थी, आपने खाली कॉपी पेस्ट करी होती थी, जस्ट आपको नंबर्स न्यू मिल जाते थे। यहाँ पे भी केमिस्ट्री के अंदर यही है कि आपको नंबर्स जो हैं यानी क्वेश्चंस की वर्डिंग डिफरेंट आ सकती है, आंसर सेम रहेगा। अब इरादा मेरा ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बहुत इजी और बहुत एक ना सूथिंग स्टाइल के अंदर मैं कवर करवाऊँ, और बहुत एक कहते हैं ना आसान स्टाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम कवर करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद यूज़ किए हैं, और इनफैक्ट आगे से मेरे फ्रेंड्स ने भी यूज़ किए हैं और इफ़ेक्टिव प्रूफ हुए हैं। ओके, अच्छा, इसको ब्रेक डाउन हम यूँ कर लेते हैं कि कुछ पार्ट होगा जो ओ लेवल से आ रहा है, और कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए ओ लेवल से बाय डिफ़ॉल्ट एएस केमिस्ट्री करने से पहले, एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले। और मैं बता दूं फिज़िकल और जो है आपका इनऑर्गेनिक है, उसमें से इनऑर्गेनिक तो कम्प्लीटली आपके लिए बेसिकली न्यू होगा, और वो होता है जिसके अंदर आप 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर यानी कि 1 डे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है, और फिज़िकल आपका 1 डे 2 डेज़ इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इतनी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ नोट्स फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने नोट्स के ज़रिए आपको कराना है, वो मेरे लिए भी आसान है कराना और आपके लिए समझना आसान है। उसके बाद आप लोगों ने खाली क्रैम करना है, या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बेशक हाईलाइट के साथ लिख लें। अगर नहीं लिखने की ज़रूरत नो प्रॉब्लम, क्योंकि नोट्स के अंदर हर चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको ओ लेवल्स का कौन कौन सा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपको आना चाहिए। एक तो होगी आप लोगों की हाँ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन और सेकंड होगी नेमिंग।
दैट्स इट, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो फॉर एएस केमिस्ट्री। क्योंकि जो बाकी थे ना रिएक्शंस था, मैं जल्दी से बता देता हूँ। वो था एस्टरिफिकेशन, एस सच कॉपी पेस्ट करनी है आप लोगों ने, उसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन होगी आगे जाके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग से। लेकिन यहाँ पे जो नेमिंग है वो सो सिंपल, उसमें मैं टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में नहीं करूँगा। अगर आखिर में मेरे पास टाइम बचा तो मैं अलग से क्लिप आखिर में ऐड कर दूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग का। ये अगर ना कर सका मैं आप लोगों को क्या कहते हैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी जो केमिस्ट्री मैंने तैयार की है एएस लेवल की, वो मैंने की है सर फैज़ान से। और बताता चलूँ, फिज़िक्स मैंने सर तला से की है, और मैथ्स मैंने ऑब्वियसली मैंने शायद बता दिया पहले, सर जैन से की है। और ये उन्हीं के बताए हुए टिप्स हैं, कुछ मैं न्यू नहीं लेकर आ रहा। मे बी स्टाइल थोड़ा आप लोगों के लिए न्यू हो मेरा, लेकिन बाकी एवरीथिंग उनकी है, दी हुई है। ठीक है। पॉलीमराइजेशन, नेमिंग अगर टाइम बचा तो मैं खुद बता दूंगा, सो सिंपल है। और पॉलीमराइजेशन भी इसी तरह एक सिंपल सा है, वो भी मैं लास्ट में कवर करवा दूंगा। ये चीज़ें जो है ना लास्ट में हो जाएंगी कवर्ड। अब आप लोगों को मैं रिएक्शंस कराऊंगा, और रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4, रिएक्शन 5, आई थिंक 5-6 रिएक्शंस इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, आप लोगों ने खाली क्रैम करने उन रिएक्शंस को। अच्छा, आई थिंक हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ब्लू सही रहेगा। अच्छा, अब आप लोगों को इतना मैं बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा कि आपके पास ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होंगी, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। अब चेन आइसोमर क्या होता है, चेन आइसोमर क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ये मैं जल्दी से कवर करा देता हूँ, क्योंकि ये आप समझे कि सिंपल होगा। मिसाल के तौर पे ये कार्बन की चेन है 4 की, ठीक है। अब इसकी आपने एग्जामिनर पूछता है कि स्टूडेंट से पूछेगा कि आप बताएं इसका चेन आइसोमर बना दें। आपने क्या करना होगा कि चेन ब्रेक करनी है कार्बन की। आपने कोई इसके अंदर मिसाल के तौर पे ना अगर लिखा होगा आगे OH दिया हुआ है, आपने OH को नहीं छेड़ना, आपने किस चीज़ को छेड़ना है, खाली कार्बन एटम को छेड़ना है। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 4 थे ना, यहाँ पे 3 कर दें, और OH की पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहेगी, और यहाँ पे एक और ऐड कर दें कार्बन सेंटर में। तो ये आपके पास कौन सा बन गया आपके पास, चेन आइसोमर। अब आपको बताता हूँ कि आपके पास जो होगा पोजिशनल आइसोमर क्या होगा। पोजिशनल आइसोमर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। मिसाल के तौर पे ये कार्बन के साथ मैंने OH लगाया। अब पोजिशनल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे 2 लगा लिया, और यहाँ पे साथ आपके साथ ये ऐड कर दिया। बेसिकली मैंने क्या किया कि सिंपल कर लेता हूँ इसको, कार्बन और OH की पोजीशन सेंटर में ले आऊँ। यहाँ पे भी सेंटर में थी, लेकिन थोड़ा समझना इसको मुश्किल हो जाता है। अब ये क्या बन गया आपके पास, फंक्शनल आइसोमर। इसमें मैंने क्या खाली पोजिशनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की, सेंटर में ले आया। पहले क्या थी, लास्ट में थी। यानी पहले अल्कोहल सिंपल अल्कोहल था, वो क्या था, प्रोपानोल था। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं सेंटर में ले आया हूँ, तो क्या किया कि कार्बन नंबर 2 पे ले आया हूँ। यानी कार्बन नंबर 2 पे लाने का मतलब है कि मैं प्रोपेन 2 ऑल बना दिए। नेमिंग के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आप बस समझते जाएँ, क्योंकि वो मैं लास्ट में कवर करा दूँगा, उसमें कुछ हार्डनेस नहीं है। अब चेक करें कि अक्सर क्या होता है कि आपके पास ये, अब हमने ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया है, फ़ाइन। अब हम कवर करने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमर। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब आप सोचेंगे ट्रिकी किस तरह होगा। आपको एक फार्मूला दिया होगा, एक फार्मूला से 2 फंक्शनल ग्रुप बन रहे होंगे। अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, आपको दिया हुआ है C4H8, ये क्या है, ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन के फार्मूला जो गिवन है C4H8 से, इसके 2 बन सकते हैं। एक आपके पास अल्कीन बन रहा है, एक आपके पास साइक्लो एल्केन बन रहा है। साइक्लो एल्केन इस तरह बन रहा है कि आप देखें कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब यहाँ पे 2 आपके पास बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और आपने पूरे कर लिए, यूँ हो जाएगा, CH2 हो जाएगा,
CH2 हो जाएगा और H2 यूँ हो जाएगा। यानी आपके पास आप अब देखें कि ये और ये आपके पास ये भी क्या आपके पास क्या बना था, ब्यूट 2इन बना था। ब्यूट 2इन भी बना है आपके पास और आपके पास साइक्लो एल्केन भी बना है। आई थिंक मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। ओके अच्छा ओके अब मैंने स्टार्ट करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो आपने एज सच क्रैम करनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन एज सच P2 में पूछी जाती है, P1 में भी पूछी जाती है और इसका एक ही नंबर होता है और आपको ये एक नंबर स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट। और इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। अच्छा, जब ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात आएगी तो आपने, अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या लिखोगे कि कायरल बॉन्ड अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, नंबर 1। नंबर 2, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कराता हूँ कि हाँ जी चलें, ये यहाँ पे गिवन है एग्जांपल। अब सबसे पहले देखेंगे आपके पास है, ओके ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें आपके पास एक कार्बन है, इसके साथ OH लगा हुआ है, इसके साथ CH3 है, इसके साथ COOH है, इसके साथ H है, ये भी सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आपने मिरर इमेज शो करनी होती है ना, उसके लिए लाइन लगाएंगे। अब क्या होगा कि आपके पास एक है, यूँ आपने एक शेप बनानी है इसकी और एक शेप के अंदर आपने खाली यूँ शो करना होगा। अच्छा, जब इसकी मिरर इमेजेस बनाएंगे ना तो क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप होगा वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और ये वाला जो ग्रुप होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को क्लियर है। अब क्या करना है कि देखें, अच्छा जी, यहाँ पे लिखे आपने C लिखा, यहाँ पे लिखा आपने OH, यहाँ पे आपने लिखा CH3। अच्छा, एक काम क्या करें कि ये वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला और ये वाला, इनके साथ ही चेंजिंग किया करें मिरर इमेज की, क्योंकि नॉर्मली बुक्स के अंदर भी पास्ट पेपर में इवन मार्किंग स्कीम में यही तरीका ट्रेंड फॉलो होता है। अगर आप नीचे करते हैं ना, नो इशू एट ऑल। अब यहाँ पे अच्छा जी ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि यूँ लाइन बना दी, एक ये बना दिया, शुरू में यूँ बना लें यूँ और एक के साथ बना लें यूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे नॉर्मल CH3 लिख लें, जो जैसे मुझे दिल कहता है, नो प्रॉब्लम, OH, और यहाँ पे अपनी मर्जी का ग्रुप, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं COOH। अच्छा, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे लिखा OH, नीचे लिखते हैं एग्जैक्ट CH3, यहाँ पे आप दोबारा ये बनाए लेकिन अपोजिट साइड पे, और यहाँ पे आपने यू बना दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि चेक करें कि यहाँ पे आपके पास जो था ना UU-H थी वो एग्जैक्टली अपोजिट आ गई है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, H बना दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, COOH आ जाएगा। बेसिकली आपने पोजीशन शिफ्ट की है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने ये देख लें कि जहाँ मर्जी इसमें नंबर नहीं लूज़ करना, ये बात याद रहे, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, इसकी सेकंड निशानी की मैं बात करता चलूँ, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे एक कार्बन के ऊपर, वो कौन सा होगा, कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन होगा और 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल आइसोमर की मिरर इमेज बनती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। और उसके एक कार्बन बॉन्ड जो होगा, कायरल बॉन्ड होगा, कायरल कार्बन होगा, उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, वो आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं शिफ्ट। ओके फाइन, अच्छा जी,
अब आपको पता होना चाहिए कि सिस ट्रांस कौन सा है। चलें बताता हूँ। अगर तो आपके पास यू शेप बन जाए या फिर आपके पास यू शेप बन जाए, ये शेप्स सिस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। ये जो मैंने बताया ये स्केलेटल फार्मूला जो मैं आपको नेमिंग के अंदर बताऊंगा। अभी आप यूँ समझ लें खाली कि ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स है ना, नंबर ऑफ़ कार्बन्स, ठीक है, यूँ समझ लें यूँ। अच्छा, नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो हैं ये इन स्लैशेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इसका कोना है इसमें कार्बन है, ये जो कोना है ये कार्बन है, ये जो इसका आखिरी एज है ये क्या है, कार्बन है, ये लास्ट एज है कॉर्नर है ये भी कार्बन है। तो बेसिकली आखिर में आप बॉन्ड लगा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, दैट्स इट। मतलब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, यानी अल्कीन को शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर आपको किस तरह पता लगेगा कि शिप बन रही होगी। अब देखें यहाँ पे शिप, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसको ओके, ये देखिए ये कार्बन है, यूं बी आ आएगा, यूं नीचे इसका एच आया हुआ है, यहाँ पे भी एच आया हुआ है और ऊपर बी आ रहा है। एक और चीज़ जो आपको बताएगा कि इसका सिस ट्रांस बनता है कि नहीं, वो आपके पास क्या निशानी है कि एक कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे चेक करें, एक कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप, ऊपर बी आ रहा है और नीचे एच है, इसका सिस ट्रांस बनेगा। अब लेफ्ट साइड पे देखें, एक साथ बी आ रहा है और एक नीचे एच है, यानी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक इसका सिस ट्रांस बनेगा। अगर फिलहाल के तौर पे अगर यहाँ पे होता ना यू बी आर होता तो इसका ना बनता, सिस ट्रांस एग्जिस्ट ही ना करता इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चेक करें, यूं बन रहा है और ऊपर कोने पे बी आर लगा हुआ है और बी आर लगा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस आइसोमेरिज्म। अब इसकी नेमिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि चेक करें कि ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और ये क्या है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पे भी बी आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे भी बी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सिस या ट्रांस, वो आप पहले से आइडेंटिफाई निकाल लिए, शिप बन रही है तो क्या मतलब है इसका, क्या बन रहा है, सिस बन रहा है। तो सिस आप लिखेंगे सिस, ठीक हो गया, आगे लगाएंगे एक स्लैश। अब क्या करें, किस किस कार्बन के ऊपर बी आ रहा है, एक 1 पे बी है, 2 पे बी है। अब आगे क्या लिखेंगे, 1,2, 2 बी आ रहे हैं, डायब्रोमो, 2 कार्बन है, ईथीन, सही होगा, सिस 1,2 डायब्रोमो ईथीन। अगर अभी नहीं भी समझ आई, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आखिर में हो जाएगा कवर। नेमिंग की टेंशन इस वक्त ना लीजिएगा। अच्छा जी, अब भारी आ जाती है आपकी ट्रांस की। अब यहाँ पे चेक करें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर भी आ रहा है, एक कार्बन के नीचे भी आ रहा है, यानी यूं स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके अंदर यू बी आ रहा है और एक आपके पास बी आर नीचे आ रहा है और दरमियान में यू बॉन्ड आ रहा है, यानी शिप तो नहीं बन रही। शिप नहीं बन रही, इसका क्या मतलब है कि ये सिस ट्रांस दे सकता है। अब आपने ये चेक करना है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कौन सा हुआ, ट्रांस हुआ, ठीक है, और सिस ट्रांस भी दे पा रहे हैं। इसकी नेमिंग कर लें, ट्रांस 1,2 डायब्रोमो ईथीन, जो ऊपर बस सिस और ट्रांस का फर्क है क्योंकि शिप नहीं बन रही। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है बात, आगे चल सकते हैं। ओके, वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, वाई अल्केन्स आर, व्हाट इज दिस, ओके, वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। इसके अंदर क्या करना है कि आपने ये दो जो है ना बुलेट पॉइंट्स, इनको याद कर लें, क्योंकि मार्किंग स्कीम में एस एच लिखे हुए होते हैं, तो आप लोग एस एच इन दोनों को याद कर लें। इनकी मीनिंग्स मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये पूरा अलग टॉपिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, वो मैं आपको वहाँ बताऊंगा। इवन पोलर नॉन पोलर भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और ये वहीं बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, तो आप याद करें कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड और ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। सिग्मा बॉन्ड तो सिंपल है कि ये कार्बन है ना, ये कार्बन, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना सारे, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं।
अब एग्जामिनर का है कि इसमें बताएं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दैट्स इट। और नॉन पोलर का मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या मतलब होता है। डन। अब है हमारे पास फर्स्ट हमारा रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, और वो कौन सा है हमारे पास, अल्केन्स का। अल्केन्स का हमारे सिलेबस में खाली एक ही रिएक्शन है और वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें हमेशा यूवी लाइट का जिक्र होगा, इसमें हमेशा क्लोरीन का जिक्र होगा, इसमें हमेशा अल्केन्स का जिक्र होगा। ये जब तीन चीज़ें आ जाती हैं आपके पास क्या होगा, आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक सबसे अहम चीज़ है वो है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन वाहिद एएस के सिलेबस के अंदर खाली इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अगर आप कहीं भी होमोलिटिक फिजन पढ़ें तो फ़ौरन आपके माइंड में क्या आना चाहिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास होमोलिटिक फिजन होती है। और होमोलिटिक फिजन क्या होती है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन दोनों सीएल्स को वापस मिल जाता है, तो वो जो दोनों सीएल्स को वापस मिल जाता है वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। यानी फ्री रेडिकल्स होते ही ये हैं, यानी फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इफ अ बॉन्ड स्प्लिट्स इवनली, सही, ईच एटम गेटिंग वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे क्लोरीन टूटा था तो दोनों के पास एक एक क्लोरीन का जो था इलेक्ट्रॉन था वो वापस आ गया, तो ये दोनों क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए। ओके, अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे चेक करें कि आपके पास है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड स्टेप प्रोपगेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, आपके पास होमोलिटिक फिजन होगी जो मैंने अभी बिल्कुल अभी एक्सप्लेन किया है कि आपके पास क्या होगा, आपका जो Cl2 होगा वो ब्रेक करके Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बना देगा। अब आपके पास सेकंड स्टेप आया प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के अंदर एक फार्मूला यूज़ होता है, फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल फॉर्म्स फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे आपका जो फर्स्ट फ्री रेडिकल बना था वो इस वक्त अब नॉर्मल मॉलिक्यूल में चला गया और जो आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूल था वो फ्री रेडिकल में आ गया। इसकी एग्जांपल यहाँ पे चेक करें कि आपके पास क्या था, CH3 था, आपके पास अब ये रिएक्ट करेगा एक Cl रेडिकल के साथ, आपके पास क्या बनेगा, CH2 डॉट बनेगा और एक आपके पास हाइड्रोजन हो गया ख़त्म। अब ये जो ख़त्म हो गया ना, टूट गया होमोलिटिक फिजन के अंदर, वो अब रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो आपके पास ये जो फ्री रेडिकल था Cl डॉट, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा HCl के अंदर, यानी नॉर्मल मॉलिक्यूल। और ये जो था आपके पास ये सारा पैटर्न, ये आपके पास एज सच बन जाएगा फ्री रेडिकल, क्योंकि ये नॉर्मल मॉलिक्यूल था। अब क्या होगा कि आपके पास जो Cl शुरू में Cl2 था ना, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस कर लें, गैसियस क्लोरीन कर लें, कुछ भी कर लें, वो दोबारा रिएक्ट करेगा इस बार फ्री रेडिकल से जो अभी फर्स्ट स्टेप में बना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बना, CH2 डॉट, और ये जो डॉट आता है फ्री रेडिकल ये हमेशा कार्बन के ऊपर आता है। ये बात आपने जहन नशीं कर ली, इवन अगर मार्किंग स्कीम में कहीं भी है तो आपने पेपर के अंदर ये नहीं लिख के आना, पेपर के अंदर आपने जो डॉट है फ्री रेडिकल का वो कार्बन के ऊपर ही बनाना है। वो आपने क्या किया, उसका रिएक्शन करा Cl2 के साथ। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो CH2 था इसके साथ अब एक क्लोरीन लग जाएगा और ये जो रिएक्शन टूट के ये क्लोरीन जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा टर्मिनेशन के अंदर, टर्मिनेशन के अंदर होता यही है, ओके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके एक मिनट, ओके फाइन, ओके अच्छा अब क्या होगा टर्मिनेशन के अंदर के जो टर्मिनेशन का पहला स्टेप होगा वो कभी भी पास्ट पेपर के अंदर आप नहीं लिख सकते, आप कभी भी टॉपिकल्स के अंदर ये नहीं लिख के आएंगे, कभी भी आप एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं लिख के आएंगे। इसकी खाली एक वजह और वो ये है कि ये ज़्यादा आसान और एग्जामिनर इसके नंबर नहीं देता।
टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि तमाम आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना, फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पे Cl डॉट जब रिएक्शन करेंगे Cl2 वापस बन जाएगा और ये स्टेप के नंबर नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो आपने प्रोपगेशन के फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपने बनाया था वो Cl डॉट के साथ रिएक्शन कर सकता है और CH2Cl बनेगा। मतलब कुछ भी एडिशन नहीं करनी, एज सच कॉपी करना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए CH2Cl, अपनी पास हाइड्रोजन ना ऐड कीजिएगा, CH2 प्लस Cl क्या होगा, CH2Cl हो जाएगा, बन गया। और यहाँ पे क्या होगा कि CH2 थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास जो CH2 बना था, मिसाल के तौर पे ये सारा रिएक्शन एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो बार बार फ्री रेडिकल्स एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो CH2 डॉट हो वो दोबारा CH2 डॉट के साथ रिएक्शन कर जाए, तो क्या बनेगा कि कार्बन 2 प्लस हो जाएंगे C2 और 2 हाइड्रोजन आपके पास दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे 4 हाइड्रोजन, यानी CH2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, C2H4 बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। एक बार मैं आपको अलग से रफ पेज पे भी लिख के दिखा देता हूँ कि आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, जिसके अंदर क्या होता है कि Cl2 जो है वो चला जाता है Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक हो गया, ये कौन सा स्टेप है आपका, इनिशिएशन। ठीक हो गया, ये चेक करें। सेकंड स्टेप वो क्या है आप लोगों के पास, प्रोपगेशन। इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, अब यहाँ पे कुछ भी ले लें, मिसाल के तौर पे जो वैसे क्वेश्चन पे कंपाउंड गिवन होगा, यहाँ पे हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, C3H8 कर लेते हैं, प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा, प्रोपेन का बेसिकली हम रिएक्शन कराने लगे हैं। इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे ना Cl डॉट के साथ, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल में चला जाएगा, यानी C3H7 डॉट। ठीक है, अब आपके पास जो फ्री रेडिकल था वो किस में चला जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल में चला जाएगा, यानी Cl डॉट जो रिएक्ट करेगा, जो हाइड्रोजन टूटा है किससे, HCl में चला जाएगा। एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, यानी ये Cl का ये होमोलिटिक हो रहा है। ठीक है, होमोलिटिक का मतलब ये है कि जो Cl जो डॉट है ना Cl, यानी Cl यूँ है, ये रिएक्ट करके क्या होगा, इसके पास वापस चला जाएगा, इसके पास वापस चला जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना ये यूँ ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से होमोलिटिक फिजन मेंशन कर भी देता हूँ। यहाँ पे ओके, कलर ले लेते हैं ये वाला, होमोलिटिक फिजन। अच्छा जी, अगला स्टेप ये था हमारा कि आपके पास जो होगा फ्री रेडिकल वो नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और दोबारा वही आपके पास प्रोसेस रिपीट होगा। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो Cl2 था ये आपके पास आ जाएगा Cl2 प्लस, और जो ये आपके पास था ये आपके पास SH नीचे आ जाएगा C3H7 डॉट। तो ये क्या होगा आपके पास कि C3H7Cl बन जाएगा, एक C3H7Cl बन जाएगा और एक आपके पास क्या बन जाएगा, Cl डॉट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास एक लास्ट स्टेप है और वो क्या होगा, टर्मिनेशन, और वो हम कर लेते हैं रेड से, टर्मिनेशन। ओके, ये टर्मिनेशन है। और अगर आपके पास ये था आपके पास प्रोपगेशन। अच्छा जी, टर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेप जो होगा, जो दो रेडिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर, Cl2, इसके नंबर नहीं होंगे, याद रहे, इसके नंबर नहीं होंगे। ठीक हो गया। सेकंड,
सेकंड ये कि आपके पास हो सकता है कि CH3H7 ये जो था C3H7 डॉट प्लस C3H7 डॉट, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि आपके पास C6 बन जाएगा और H14 बन जाएगा। ठीक, अच्छा, एक और भी हो सकता है कि आपके पास जो हो C3H7 डॉट प्लस Cl डॉट, ये आपको क्या बना के देंगे कि C3H7 और Cl। आई होप इट्स क्लियर। यही था, शुरू में होमोलिटिक फिजन होगी, Cl डॉट बनेगा, फिर आपके पास जो कंपाउंड गिवन होगा या फार्मूला जो गिवन होगा उसको दोबारा फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करा देना, एक हाइड्रोजन टूट जाएगा, C3H7 रह जाएगा और फिर ऊपर एक डॉट लिख देना और प्लस HCl, जो हाइड्रोजन टूटा है वो वापस Cl के साथ कनेक्ट करेगा, यानी आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये आपके पास था नॉर्मल मॉलिक्यूल था, ये आपके पास फ्री रेडिकल था, ये आपके पास दोबारा फ्री रेडिकल बनाया और ये आपके पास क्या आया, नॉर्मल मॉलिक्यूल आया। बस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है और इस बनाते जाना है। उसके बाद आपने दोबारा क्यों आपने प्रोसेस रिपीट किया, उसके बाद टर्मिनेशन हुई। टर्मिनेशन को मैंने बताया फर्स्ट स्टेप के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी 2 स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। ओके, आज के लिए यही है और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर तक अल्कीन्स का जो टॉपिक है वो मैं भी करा दूंगा, जिसके अंदर अल्कीन्स आएगा, उसका मैकेनिज़्म आएगा, साथ उसकी ऑक्सीडेशन भी करा दूंगा इंक्लूडिंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस। और उसके बाद हम लेंगे गैप और फिर हो सकता है कि मैं आपको हेलोजन अल्कीन्स कराऊं कि ना कराऊं, हो सकता है वो कल कराऊं।